सबसे पहली चीज क्या करनी है आपने, थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। थर्मोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने का क्या मतलब है कि रिएक्शंस में जो एंथैल्पी चेंज होगा वो क्या होगा। ठीक है, मान लो कोई रिएक्शन हो रही है, उसमें 50 जूल एनर्जी निकल रही है। ठीक है, 50 जूल एनर्जी निकली। 50 जूल एनर्जी निकलने का क्या मतलब है कि एंथैल्पी चेंज है 50 जूल। डेल्टा एच क्या है, 50 जूल। एनर्जी निकलने का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो हमने बोला कोई रिएक्शन हो रहा है, सपोज रिएक्शन हो रहा है कोई, ए और बी मिलकर के बना रहे हैं सी एंड डी। ठीक है, ये हो गए आपके दोनों मिलाकर के, दोनों को बोलेंगे रिएक्टेंट, और ये दोनों मिलाकर के क्या हो जाएगी, ये दोनों प्रोडक्ट हो गए। ठीक है, अब हमने बोला कि इस प्रोसेस में कुछ एनर्जी निकलती है बाहर। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट कि जिस प्रोसेस में एनर्जी निकलती है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। जिसमें एनर्जी इवॉल्व होगी, रिएक्शन जिसमें एनर्जी का एवोल्यूशन होगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, एनर्जी निकलने का मतलब क्या है, ऐसे सोचो कि एनर्जी अगर निकल रही है तो मतलब ये है कि ये वाला जो पार्ट है ना, इसकी एनर्जी ज्यादा है और ये जो पार्ट है इसकी एनर्जी कम है। समझ रहे हैं? क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है, एनर्जी कंजर्वेशन कहता है कि भाई जो एनर्जी है वो ना तो क्रिएट होगी और ना ही डिस्ट्रॉय होगी, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाएगी। सपोज इन रिएक्टेंट की टोटल एंथैल्पी मान लो 100 जूल थी। ठीक है, और ये जो प्रोडक्ट है, एक एग्जांपल लिया है, इसकी मान लो टोटल एंथैल्पी 50 जूल है। मतलब इन दोनों का टोटल एनर्जी कंटेंट, अगर इसको हम बोले एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये 100 जूल है, और प्रोडक्ट का एनर्जी कंटेंट को ईपी बोले, ये 50 जूल है। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ कि 100 जूल इसकी थी ज्यादा और 50 जूल प्रोडक्ट की बची, और 50 जूल एनर्जी क्या हो गई, बाहर निकल गई। कुछ बात समझ में आई कि यहाँ से हमें क्या पता लगा कि वो रिएक्शन जिसमें एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो रहा है उसमें रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा होती है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है। क्लियर है बात? कि इससे हमें क्या पता लगा, एग्जाम्पल लेकर के हमने देखा कि रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी से ज्यादा। एनर्जी कंटेंट को इस चैप्टर में हमने क्या नाम दिया है, एंथैल्पी दिया है ना, एच दिया है। तो हम बोल सकते हैं एच ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एच ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर? enthalpy of product is greater than enthalpy of sorry reactant is greater than, उल्टा लिख दिया ना, रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट। हाँ, नहीं एंडोथर्मिक में दूसरा हो जाएगा, एक्सो में ये होगा हमेशा। एक्सो में हमेशा रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा, प्रोडक्ट की एनर्जी कम। ठीक, अब रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, और हम लोग जो डेल्टा एच निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, अगर हमें रिएक्शन में एंथैल्पी चेंज निकालना है तो कैसे निकाला जाता है, फाइनल एंथैल्पी माइनस ऐसे ही तो निकाल सकते हैं। तो फाइनली क्या बना है, फाइनली तो प्रोडक्ट बना है, फाइनली तो प्रोडक्ट बना, तो ईपी माइनस ईआर करना पड़ेगा आपको डेल्टा एच के लिए, यस और नो। और आप देख रहे हो कि रिएक्टेंट की ज्यादा और प्रोडक्ट की कम है, तो ये वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव। मान लो रिएक्टेंट की ज्यादा, यहाँ पे जैसा एग्जांपल हमने लिया था 100 और इस ये कितनी थी 50, तो 50 माइनस 100 करोगे तो निगेटिव वैल्यू आने वाली है हमेशा।
तो यानी कि एक्सोथर्मिक के लिए ये वैल्यू हमेशा क्या आती है, डेल्टा एच नेगेटिव, ऑलवेज क्या होता है ये। 3 पॉइंट क्लियर हैं, सब कई में बताया। तो क्या क्या समझा हमने कि अगर रिएक्शन हो रहा है एक्सोथर्मिक तो उस रिएक्शन में रिएक्टेंट की एनर्जी ज्यादा, प्रोडक्ट की एनर्जी कम। दूसरा पॉइंट, अगर उसके लिए हम एंथैल्पी चेंज निकालते हैं तो एंथैल्पी चेंज की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव, क्योंकि किसी भी चीज का अगर चेंज निकालना है तो फाइनल माइनस इनिशियल करना पड़ता है। फाइनल में क्या बन रहा है, प्रोडक्ट, और इनिशियल में क्या है, रिएक्टेंट। ये बात क्लियर है। तो ये जो डेल्टा एच है इसी को बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये जो डेल्टा एच आया ना इस केस में, इसी को बोलते हैं डेल्टा एच रिएक्शन, या नाम देते हैं एंथैल्पी ऑफ, क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। हाँ, डेफिनेशन लिखा देते हैं इसकी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन लिख लो। टोटल एंथैल्पी चेंज, टोटल एंथैल्पी चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन, total enthalpy change in a chemical reaction is called enthalpy of reaction. क्लियर है यहाँ तक बात? इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एच आर, आर नीचे लिखा रहता है ऐसे, डेल्टा एच आर, ठीक है। क्लियर है बात? अब अगर हम लोग एंडोथर्मिक के लिए जाएंगे जिसमें रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही हो या गेन कर रहा हो बाहर से, तो उसमें ये जस्ट केस अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे तो एनर्जी निकल रही थी, प्लस एनर्जी। एक्सोथर्मिक पहचानते कैसे हैं, अगर लिखा हो प्लस एनर्जी या रिएक्शन के बगल में लिखा हो डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस दिस वैल्यू, कोई भी माइनस में वैल्यू, तो अगर माइनस में वैल्यू डेल्टा एच की है तो क्या समझते हैं हम लोग कि रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक। या अगर ऐसे एनर्जी लिखा हो, जैसे मान लो यहाँ लिखा होता 12 किलो कैलोरी 12 जूल, ऐसे करके प्लस में लिखा हो, तो एनर्जी लिखी होगी तो प्लस में लिखी होगी इस साइड में, और अगर आपका ये लिखा होगा डेल्टा एच तो कैसा लिखा होगा, नेगेटिव। तो कैसे क्या पहचानेंगे कि वो कैसा रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक। अब अगर एंडोथर्मिक के लिए यही माने तो क्या होगा, एंडोथर्मिक अगर रिएक्शन लेते हो तो इसका क्या मतलब होता है कि एनर्जी जब आप देते हो तब वो रिएक्शन होता है, बाहर से एनर्जी देते हो तो रिएक्शन इन विच gain of energy from एटमॉस्फेयर या सराउंडिंग कह सकते हैं, जो भी बाहर की तरफ है, बाहर से क्या होगा, एनर्जी लेगा सिस्टम, है ना, या कोई भी देगा। हाँ, सराउंडिंग हो सकता है। अब वो सराउंडिंग से कैसे भी मिल सकती है, आप गर्म भी कर सकते हो सब्सटेंस को, है ना। तो अगर इसको हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या, मान लो P प्लस क्यू मिलके बनाता है R प्लस S, ठीक है। P प्लस क्यू मिलके क्या बना रहा है, R प्लस S बना रहा है, और P प्लस क्यू को जब हम हीट देते हैं, यहाँ पे एनर्जी देते हैं, तब जा करके ये R और S बनाता है।
तो इसका मतलब ये एनर्जी क्या शो कर रहा है कि एनर्जी गेन हो रही है ना। पहले एनर्जी दे रहे हो तभी तो प्रोडक्ट बन रहा है, एनर्जी दे रहे हो तभी प्रोडक्ट बन रहा है। तो इस इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, P प्लस क्यू गिव्स R प्लस S, और एनर्जी को उस साइड ले जाए तो माइनस में आ जाएगी। यस और नो? बात तो एक ही है, इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज कर के लिख दिया। इसका मतलब ये है कि अगर कहीं पे एनर्जी रिएक्शन में राइट हैंड साइड में माइनस में लिखी हुई है तो हम लोग क्या समझेंगे, कैसा रिएक्शन है, एंडोथर्म। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, ध्यान से देखो, प्रोडक्ट में से एनर्जी को माइनस कर रहे हो तब रिएक्टेंट मिल रहा है। प्रोडक्ट में से क्या कर रहे हो, एनर्जी को माइनस कर रहे हो तब क्या मिल रहा है तुम्हें, रिएक्टेंट मिल रहा है, रिएक्टेंट की एनर्जी मिलेगी। इसका मतलब प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होगी और रिएक्टेंट की एनर्जी कम होगी। यस और नो? प्रोडक्ट, हाँ, अगर कोई वैल्यू मान लो, इसको मान लो 150, इसको मान लो 150, तो 150, इसको 50 मान लो, तो 150 माइनस 50 करोगे तब ये 100 मिलेगा। तो जस्ट उल्टा है, प्रोडक्ट की यहाँ पे एनर्जी क्या है, ज्यादा है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि यहाँ पे प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, रिएक्टेंट से ज्यादा। एंथैल्पी के टर्म्स में लिखें तो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे जब डेल्टा एच निकालोगे, डेल्टा एच निकालते हो प्रोडक्ट की एंथैल्पी माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी, तो कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। यस और नो? यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। नोट कर लीजिए। ऑलवेज भी लिख सकते हैं, डेल्टा इज पॉजिटिव कब, ऑलवेज। एंडोथर्मिक के लिए हमेशा आएगा पॉजिटिव, और एक्सो के लिए क्या आएगा, हमेशा। ठीक है, तो अब आप ये बात समझ गए कि अगर आपके पास एंथैल्पी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की मालूम है तो आप एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके निकाल सकते। ठीक, सिंपल है, कुछ खास बात है नहीं। चलो अब बात करते हैं हीट ऑफ रिएक्शन, बता दिया ना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब अगर हम लोग बात करें कि एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस, रिएक्शन जो है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर होंगे जिनके ऊपर ये डिपेंड करते हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है फिजिकल स्टेट। कोई चीज सॉलिड है, कोई चीज लिक्विड है, किससे किस में कन्वर्जन हो रहा है उसका, उसके ऊपर ये डिपेंड करती है एंथैल्पी। मतलब मान लो सपोज कि H2O लिक्विड है ना, और H2O लिक्विड से हम लोग बना रहे हैं H2O सपोज गैस बना रहे हैं, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, वेपराइजेशन बोलेंगे। तो यहाँ तो डेल्टा H होगा, उसको बोलेंगे डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन। जो इस रिएक्शन का डेल्टा H होगा उसको डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन बोल सकते हैं, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। यहाँ पे रिएक्शन की एंथैल्पी क्या बोली जाएगी, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, और अगर मान लो H2O ही कंपाउंड है
और ये सॉलिड है, सॉलिड का मतलब आइस हो गया ना, H2O ही कंपाउंड है और ये सॉलिड है, आइस है, और आइस से बन रहा है H2O लिक्विड, यानी वाटर बन रहा है। ये क्या बन रहा था, स्टीम, वाटर से। तो कंपाउंड तो सेम है, ये भी वाटर, ये भी वाटर, ये भी मतलब ये भी H2O, सारे के किसके फॉर्मेट है, H2O के हैं, लेकिन फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है। यहाँ पे लिक्विड से गैस में कन्वर्ट कर रहे हो, यहाँ पे किस में कन्वर्ट कर रहे हो, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो। तो अगर आप फेस चेंज करते हो, मतलब फिजिकल स्टेट चेंज होती है, तो ये जो डेल्टा H की वैल्यू होती है ना, वो चेंज। यहाँ पे सॉलिड टू लिक्विड प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेल्टिंग या फ्यूजन बोलते हैं। तो डेल्टा H ऑफ फ्यूजन हो जाएगा यहाँ पे। और अगर हम देखें तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू क्या होगी, अलग अलग। यानी कि सब्सटेंस भले एक ही हो, केमिकल H2O ही है, लेकिन एक जगह आपने क्या किया, वाटर से स्टीम बनाया, एक रिएक्शन में क्या किया, आइस से वाटर बना रहे हैं, तो दोनों के लिए एंथैल्पी चेंज क्या होगा, अलग अलग होगा। यानी कि फिजिकल स्टेट के ऊपर भी ये डिपेंड कर। ठीक है, इसको इसको x मान लो, सपोज x मान लो वैल्यू, इसको y। तो ये क्या है, बोथ आर डिफरेंट, डिफरेंट होंगे ना। H2O की ही अलग अलग फिजिकल स्टेट है जिनका कन्वर्जन हो रहा है, तो डेल्टा H अलग अलग आ रहा है, अलग अलग केस। ठीक है, जैसे एलोट्रॉप्स अलग अलग ले लो, अभी तो हमने वाटर का H2O का क्या ले लिया, सॉलिड लिक्विड गैस ये सब ले लिया। मान लो कि हम कार्बन को जला रहे हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, रिएक्शन हो रहा है, कार्बन को जलाया जा रहा है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो CO2 बनेगा और हीट निकलेगी। कार्बन को जब भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो क्या बनता है, CO2 बनता है और हीट निकलती है। ठीक, अब ये मान लो डायमंड है, ये वाला फॉर्म कौन सा है, डायमंड, और दूसरे रिएक्शन में हम ग्रेफाइट को जला रहे हैं। किसको जला रहे हैं, ग्रेफाइट। तो हम क्या देखते हैं कि दोनों में जो हीट निकलती है ना, वो अलग अलग होती है। इसको हीट 1 बोल दो, इसको हीट 2 बोल दो, तो दोनों में जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, वैल्यू अलग अलग आ रही है। डेटा मुझे याद नहीं है, डेटा याद करने की जरूरत भी नहीं है, बस याद क्या रखना है कि अगर एक ही एलिमेंट था, उसका एक फॉर्म था डायमंड एलोट्रॉप, और एक कौन सा एलोट्रॉप लिया हमने, ग्रेफाइट ले लिया, दोनों के 1 1 मोल को जलाया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, लेकिन दोनों में देखा कि एंथैल्पी क्या हो गई, अलग अलग। यानी इसके लिए डेल्टा H और इसके लिए डेल्टा H, डेल्टा H1 एंड डेल्टा H2 आर डिफरेंट। यानी कि अगर एलोट्रोप भी चेंज करोगे तो एंथैल्पी चेंज होगी। किसके, तो अलग अलग होगा ना। बताते हैं, समझाते हैं, इसको समझाते हैं। फ्यूजन, फ्यूजन, संगलन बोलते हैं हिंदी में, संगलन, गलन। सॉलिड से क्या बन रहा है, लिक्विड। साइंस में थोड़ा टफ वर्ड बोल दिया है, इंग्लिश में ज्यादा इजी होता है। हाँ, मेल्टिंग बोल देते इंग्लिश में, मेल्टिंग सब समझते हैं। भौतिक अवस्था, ये तो मैंने उसके लिए बताया ना, उर्दू में मुझे नहीं पता भैया, मैं लैंग्वेज की टीचर थोड़ी हूँ।
ठीक है। अभी देखो, अभी रजत पूछ रही थी कि कहाँ पे कैसे आपको पता चलेगा कि कहाँ पे वैल्यू, मतलब कहाँ पे एनर्जी निकलेगी, कहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी, ये कैसे पता लगेगा। तो देखो, जैसे मान लो कि ये है आपका H2O। H2O के तीन फॉर्मेट है ना। ये अपना है, तीनों फॉर्मेट तो पता ही है आपको कौन से होते हैं। ये आइस है, ये क्या है, वाटर, और ये क्या है, वाटर वेपर स्टीम। ठीक, तीन फॉर्मेट है हमारे पास। अब इतना तो पता ही होगा कि पानी को गर्म करते तब स्टीम बनता है। गर्म करने का मतलब क्या है, बाहर से एनर्जी दे रहे हो। मतलब ये वाला प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक। आइस से वाटर बनाना है, फ्रीजर से आइस को निकाल करके बाहर रख देते हो, तो धीरे धीरे क्या होता है, वाटर बन जाती है। क्यों बन जाती है, क्योंकि एटमॉस्फेयर से हीट को वो धीरे धीरे लेना स्टार्ट करती है, और फिर किस टेम्परेचर, आइस से क्या बन जाता है वो, वाटर। तो इसका मतलब आइस से वाटर बन रहा है, ये भी प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक। यस और नो। ये प्रोसेस अगर एंडोथर्मिक है, इसका मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव होगा इसके लिए। इस बात से सब लोग एग्री करते हैं ऑनलाइन। ठीक है, अभी बताया था एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच क्या आता है, पॉजिटिव। अगर इसका रिवर्स प्रोसेस करने लगे, रिवर्सिबल लगाया ना एरो मैंने, ये देखो उल्टा एरो भी तो उल्टा लगा दिया। एरो इसका ये वाला होना चाहिए था, इधर वाले प्रोसेस को इधर बताया ना। क्या ये ये वाला प्रोसेस ये शो कर रहा है। अगर उल्टा प्रोसेस करो, उल्टा प्रोसेस कर लो। उल्टा प्रोसेस का मतलब क्या करना है, वाटर से आइस बनाना है। तो क्या करते हो, फ्रीजर में डाल देते हो। फ्रीजर में डालते हो तो फ्रीजर में जब डालते हो तो क्या होता है, टेम्परेचर डाउन होता है। टेम्परेचर डाउन होने का क्या मतलब है, इसमें हीट ज्यादा थी, अब क्या किया आपने, अब क्या किया आपने, हीट कम कर दी, एंथैल्पी को क्या कर दिया, उसकी एनर्जी को कम कर दिया। यहाँ पे एनर्जी आप बाहर से दे रहे थे, यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, बाहर निकलेगी। यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, वाटर से बाहर निकलेगी, तभी वो ठंडा होगा, तभी वो किस में कन्वर्ट होगा, आइस में कन्वर्ट होगा। यानी कि ये वाला प्रोसेस कैसा होगा, और इसी तरीके से ये वाला प्रोसेस भी क्या, तो यहाँ पे डेल्टा एच कैसा होगा, क्लियर है, नोट कर लो। अर्निंग होगा, वही तो अर्निंग के लिए लोगों को क्लास का आईडी ही नहीं मालूम है, किसी भी क्लास में चेक करते रहते हैं, चौंटा पड़ जाए इस बच्चे को। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, एलोट्रॉपिक फॉर्म अगर चेंज कर दिया तो सॉल्वेंट चेंज कर दो तो एंथैल्पी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सॉल्वेंट अगर चेंज करते हो तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज होगा। कैसे भैया, समझे। जैसे मान लो कि आपने कोई ये सब्सटेंस ए है, ठीक है, A2 है, इसको आपने डिसॉल्व कर दिया, ठीक।
और इसी A2 को आप सॉल्व किया, मान लो कोई सॉल्वेंट है एसीटोन, ये सॉल्वेंट होता है, इसमें पोल्स बनते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बनते हैं, इसलिए ऐसे सॉल्वेंट, ठीक है, पोलर सॉल्वेंट। और यहाँ पे एसीटोन ना लेकर के मान लो तुम ले लो CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। पोलर का मतलब जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव पोल बनते हैं, H प्लस और OH माइनस बनता है ना वाटर में। और मान लो ऐसा हो जिसमें पोल ना बनते हो, नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। ये H2O जो है A2 को क्या कर देता है, आयन से ब्रेक कर देता है। और ये जो CCl4 है ये नॉन पोलर है, ये क्या करता है, ये इसको डिसॉल्व नहीं करता है अच्छे तरीके से। मान लो कि ये स्पेरिंगली सॉल्युबल है, स्पेरिंगली सॉल्युबल का मतलब लेस सॉल्युबल, कम सॉल्युबल। तो जहां पे सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, जहां पे सब्सटेंस ज्यादा डिसॉल्व होगा वहां पे हीट ज्यादा निकलती है। जहां पे सब्सटेंस ज्यादा डिसॉल्व होता है वहां पे हीट ज्यादा निकलती है, डिसॉल्व होने पे वो हीट निकलता है अपने अंदर से। और जहां पे सब्सटेंस कम सॉल्युबल होगा वहां पे हीट कम निकलती है। तो पूरे चांसेस हैं कि यहाँ पे हीट ज्यादा निकलेगा और यहाँ पे हीट कम निकलेगी। अगर हीट अलग अलग है कि कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, तो दोनों रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज हो गया। सब्सटेंस एक ही था, A2 को डिसॉल्व किया किसमें, वाटर में, और A2 को ही डिसॉल्व किया CCl4 में, लेकिन सॉल्वेंट चेंज कर दिया तो एंथैल्पी क्या हो गई, चेंज। क्लियर है बात, पक्का नोट कर लिया। हाँ ये तो एक एग्जांपल ले लिया हमने ऐसे। अब इसमें मान लिया कि A2 पोलर है ना, A2 ना लेकर के हमको कुछ वैसा लेना चाहिए था, A2 तो पोलर होगा ही नहीं क्योंकि दोनों सेम टू सेम है, तो पोलर हो गया। टेम्परेचर और प्रेशर, एंथैल्पी टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर भी डिपेंड करती, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डिपेंड्स ऑन, अभी अलग अलग रिएक्शन में देखेंगे, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड, इतना ही लिख, टेम्परेचर एंड प्रेशर। अभी हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, जो इक्विलिब्रियम चैप्टर है ना, उसमें एक अच्छा सा प्रिंसिपल है, ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। क्या नाम है, ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल। उसमें पढ़ेंगे इफेक्ट रिएक्शन की एनर्जी के ऊपर, रिएक्शन के डायरेक्शन के ऊपर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, ठीक है। अब देखो एक टर्म दिया गया स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन तो समझ गए कि एंथैल्पी आप प्रोडक्ट की ले लो, एंथैल्पी रिएक्टेंट की ले लो, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट कर दो तो एंथैल्पी चेंज आ गया, उसी को हम बोलते हैं हीट ऑफ रिएक्शन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ठीक है। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट दोनों की एंथैल्पी को माइनस कर। दूसरी चीज अगर वैसे डिफाइन करना चाहो तो आप बोल सकते हो कि जितनी एनर्जी बाहर निकल रही है किसी रिएक्शन में उसको भी बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, या जितनी एनर्जी कोई गेन कर रहा है सब्सटेंस रिएक्शन करने के लिए उसको भी बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब एक नया टर्म दे दिया इन्होंने, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के लिए ही, हीट ऑफ रिएक्शन के लिए ही स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन, या इसी को बोल सकते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन।
एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को हम डिनोट करते थे डेल्टा एच आर से, इसको हम डिनोट करते हैं कहीं भी स्टैंडर्ड अगर लिखना है तो ऐसे लगा देते हैं, ऊपर नॉट लगा देते हैं, इसको नॉट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? नॉट। तो पढ़ते तो नॉट है, लेकिन होता कब है ये? अगर किसी रिएक्शन की एंथैल्पी आप निकालते हो व्हेन एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन at when enthalpy of reaction calculated at 298 Kelvin 1 atm pressure 298 Kelvin temperature and 1 atm pressure, मतलब रिएक्शन जो हो रहा है 1 atm प्रेशर पे कराएगा, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे कराएगा। And concentration of substance is 1 mole per liter। सब्सटेंस का कंसंट्रेशन कितना ले लें? 1 मोल पर लीटर। तब उस केस में एंथैल्पी जो कैलकुलेट करोगे उसको क्या बोलोगे? उसको बोलोगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन। डेल्टा एच आर नॉट से इसको क्या करेंगे? डिनोट करेंगे। क्लियर है यहाँ तक की बात? जैसे मान लो सपोज आप कोई रिएक्ट हो रहा है, उस पर कोई रिएक्शन हो रहा है ना, मान लो ये रिएक्शन A प्लस बी गिव्स C प्लस डी। ठीक है, इस रिएक्शन में हमने डेल्टा एच देखा कि प्लस एक्स आता है वैल्यू, सपोज प्लस एक्स कैलोरी आता है, कोई भी वैल्यू प्लस 100 प्लस 50 जो भी कोई भी वैल्यू आती है प्लस एक्स आता है। ठीक, और ये रिएक्शन किया गया है, मान लो रिएक्शन एट, मान लो ये 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो रहा है रिएक्शन। ठीक, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे एंथैल्पी ये आई है, तो ये तो 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे एंथैल्पी चेंज है या हीट ऑफ रिएक्शन है। अगर आपको निकालना है स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? 35 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो हीट निकली है उसको यूज करके आपको निकालना पड़ेगा कि इसी रिएक्शन में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी हीट निकलेगी। ठीक है, ये सारा डेटा आपको क्वेश्चन में दिया होता है, आपको कैलकुलेट नहीं करना होता। ठीक है, जब स्टैंडर्ड डेटा देते हैं, ज्यादातर स्टैंडर्ड डेटा देते हैं तो स्टैंडर्ड ही निकालना होता है, और अगर स्टैंडर्ड नहीं देंगे किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे देंगे तो उसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपको कैलकुलेट करना। ठीक है, बस यहाँ पे क्या बताया गया कि स्टैंडर्ड कब बोलोगे? जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर ले लो और 1 atm प्रेशर ले लो। ये वाली चीज को अभी के लिए रोक, इसको रहने दो, कंसंट्रेशन का टर्म इसमें नहीं लगाते, इसको ही लगाओ। टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 25 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में लिखते हैं तो 298, और प्रेशर कितना लेना है हमें? 180। इस पे अगर हीट कैलकुलेट कर रहे हो किसी रिएक्शन का तो उसको क्या बोलते हो? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक, अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको पूछे जाते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन से खूब, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से।
एंथैल्पी बहुत तरीके की है, 10-12 तरीके की हैं, लेकिन अगर आप एक का फॉर्मेट समझ गए तो बाकी सब भी आप आराम से डिफाइन भी कर लोगे, क्वेश्चन भी निकाल। लेकिन सबसे ज्यादा जो पूछते हैं वो कौन सा पूछते हैं, एक तो कंबशन पूछते हैं और दूसरा पूछते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कौन सी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये क्या है भाई? अच्छा देखो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी इज जीरो फॉर फ्री नेचुरली अकरिंग स्टेट। मतलब कोई चीज अगर अपनी नेचुरल स्टेट में है तो उसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी जीरो मानी जाती है, होती नहीं है जीरो, एग्जैक्टली होती नहीं है जीरो, लेकिन बाकी सबकी कैलकुलेट करने के लिए इसको क्या माना गया, स्टैंडर्ड जीरो। जैसे हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल जीरो माना जाता है, उसकी बेसिस पे सबके रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट किए, है ना। तो उसी तरीके से अगर स्टैंडर्ड, तो इसका मतलब क्या है, जैसे देखो अगर हम लोग बात करें कि ऑक्सीजन नेचर में कैसे प्रेजेंट होता है, तो ऑक्सीजन नेचर में O2 के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। किस फॉर्म में होता है, O2। तो मान लो किसी रिएक्शन में O2 दिया हुआ है और आपको इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी यूज करना है, तो इसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी आप यूज करोगे जीरो, अगर दिया हुआ है O2 गैस, ठीक है। सल्फर एटमॉस्फेयर में जो उसका नेचुरली अकरिंग स्टेट है सल्फर का, S8 होता है। कैसा होता है, S8। और S8 में भी सल्फर के कई सारे एलोट्रॉप होते हैं, जिसमें से जो नेचुरल मानते हैं वो मानते हैं ऑर्थोरोम्बिक। क्वेश्चन में या तो लिखा होगा S8 केवल, या लिखा होगा S8 ऑर्थोरोम्बिक। तो इसका जो एंथैल्पी आप मानोगे वो क्या मान लोगे, जीरो, नेचुरल अकरिंग ऐसे है। फास्फोरस एक मिलता है व्हाइट और एक मिलता है रेड, P4 के फॉर्म। अगर आपको फास्फोरस के यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाइट, तो फास्फोरस व्हाइट की जो एंथैल्पी ऑफ लेते हैं वो हम कितनी लेते हैं, जीरो। ऑर्थोरोम्बिक ये इसके वो है फॉर्म है, जैसे कार्बन के होते हैं ना डायमंड, ग्रेफाइट, उसी तरीके से सल्फर के एलोट्रोपिक फॉर्म। सो फास्फोरस व्हाइट भी मिलता है, रेड भी मिलता है, लेकिन व्हाइट जो है वो नेचुरली अकरिंग है। नेचुरली अकरिंग उसको कहते हैं जो एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा परसेंटेज में प्रेजेंट हो, जो सबसे ज्यादा स्टेबल। जैसे कार्बन का अगर लिखा हुआ है ग्रेफाइट, कार्बन का कौन सा फॉर्म सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट लिखा है तो उसकी एंथैल्पी क्या लेनी है आपको, जीरो। जैसे क्लोरीन गैस होती है नेचर में Cl2 के फॉर्मेट में होती है, हाइड्रोजन गैस है H2 के फॉर्मेट में होती है, इसकी क्या लेंगे, ठीक है। और ये सब हम इनकी कौन सी एंथैल्पी लिया हमने, स्टैंडर्ड। अब आ जाते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पे, जिसकी हम बात कर। अभी तक की सारी बात क्लियर है, हो गया। अब आते हैं हम लोग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। देखो जैसे ही एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का नाम आए, आप सबसे पहला पॉइंट याद रखिए कि सब्सटेंस बनाना है 1 मोल। कितना बनाना है, 1। अब मान लो CH4 बनाना है आपको, मीथेन का 1 मोल बनाना है, तो मीथेन का 1 मोल बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, कार्बन चाहिए और क्या चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, ठीक। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन क्या है कि आपको सब्सटेंस चीज किससे बनाना है, जो उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट है। ऐसा नहीं है कि आप कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को मिला करके बनाना है, किससे बनाना है, जो उसके एलिमेंट है ना उससे बनाना है। दूसरी चीज, वो एलिमेंट होने चाहिए नेचुरल फॉर्म में। नेचुरल फॉर्म का मतलब होता है जिस फॉर्म में नेचर में वो प्रेजेंट होता। एग्जाम्पल से समझाएं,
डेफिनेशन नोट कर लीजिए, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड और एब्जॉर्ब। रिलीज भी हो सकती है, एब्जॉर्ब भी हो सकती है। when 1 mole of compound is formed from its constituent element in their natural state। 1 mole सब्सटेंस किससे बनाना है? उसके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से, कंपाउंड से कभी नहीं बनाना है। फॉर्मेशन की डेफिनेशन में कंपाउंड से कभी भी नहीं बना। 4 रिएक्शन लिखे हुए हैं, कौन सा उसका फॉर्मेशन का रिएक्शन होगा? जिसमें उस कंपाउंड को हम बनाएंगे एलिमेंट से। अभी एग्जांपल से बताते हैं तो और ठीक है। जैसे मान लो एग्जाम्पल हम ले लें, हम लिखना चाहते हैं इक्वेशन किसके लिए? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम लिखना चाहते हैं मीथेन के लिए। किसके लिए लिखना चाहते हैं? मीथेन। तो इसका मतलब CH4 का कितना बनाना है? 1 मोल बनाना है। ठीक, अब CH4 को देख के आपको पता लग रहा है किससे बनेगा? कार्बन से और हाइड्रोजन से। कार्बन नेचर में नेचुरल जो फ्री स्टेट है कार्बन का, अभी अभी बताया कौन सा है? कार्बन का ग्रेफाइट। हाइड्रोजन जो नेचुरल स्टेट में होती है वो हाइड्रोजन गैस होती है। तो H4 बनाना तो 2H2 ले लें। क्लियर है बात? तो इसका मतलब 1 मोल ऑफ कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम दियर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इन दियर फ्री नेचुरली अकरिंग फ्री स्टेट। इसमें जो डेल्टा H आएगा, इसमें जो डेल्टा H आएगा उसी को क्या बोलेंगे? डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। क्लियर है बात? मान लो यहाँ पे वैल्यू आ जाती -50 किलो जूल पर मोल, तो वो क्या हो जाती है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसके लिए निकालते हैं? 1 मोल के लिए। किससे निकालते हैं? उसके एलिमेंट से बनाना है। और आपका क्या करना है? उसके एलिमेंट कैसे होने चाहिए? नेचुरल स्टेट में। अगर ये रिएक्शन यहाँ पे हम ये लिख देते, ये नोट हो गया? जैसे मान लो हम ये लिख दें, C कार्बन डायमंड और O2 गैसियस और CO2 का 1 मोल बना दिया। ठीक, यहाँ पे हमने लिख दिया कार्बन ग्रेफाइट, O2 गैसियस और क्या बना दिया? CO2 का। यहाँ पे मान लो हमने लिखा CH4, यहाँ पे O2 गैसियस और यहाँ पे हमने लिख दिया CO2 और वाटर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है देखो। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 को शो कर रहा है। रिएक्शन which show enthalpy of formation of CO2। मेंस में और नीट में दोनों में ये क्वेश्चन आए हुए कई बार। ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। ठीक, तो सबसे पहली चीज क्या देखनी है कि CO2 कितनी बननी है? 1 मोल। तो इसमें भी 1 बन रही है, इसमें भी 1 बन रही है, इसमें भी क्या बन रही है? 1। ठीक है, अब किससे बनानी है CO2 को? कार्बन और ऑक्सीजन से, एलिमेंट से ही बनाना है।
तो कार्बन ऑक्सीजन से यहाँ बन रही, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन से, यहाँ पे मीथेन और ऑक्सीजन से बन रही, तो ये तो पहले ही कट हो गया, एलिमेंट से बनाना है। फिर जो नेचुरली अकरिंग है, मतलब जो फ्री स्टेट में सबसे ज्यादा स्टेबल पाया जाता है कार्बन का, ये भी प्रेजेंट होता है नेचर में, ये भी, लेकिन फ्री स्टेट में सबसे ज्यादा ग्रेफाइट। तो ये रिएक्शन, ऑक्सीजन तो तीनों में ही गैसियस दे दिया था तो सही दिया था। क्लियर है फॉर्मेशन? एक पॉइंट और याद रखिए कि अगर कोई कंपाउंड का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 2 का दिया हुआ है और आपसे पूछते हैं कौन ज्यादा स्टेबल है, तो जिसकी वैल्यू ज्यादा निगेटिव आएगी वो ज्यादा स्टेबल होगा। मान लो ऐसे दिया, ये दिया हुआ है ना, दो रिएक्शन, इसका मान लो डेल्टा एच दिया हुआ है -530 किलो कैलोरी पर, और इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एच दिया हुआ है मान लो 400 किलो कैलोरी, सपोज, है ना, सपोज मतलब मैंने अपने मन से दोनों के लिए दिया है और पूछ रहे हैं कौन ज्यादा स्टेबल है, विच इज मोर स्टेबल, सीओ या सी। तो अभी अभी क्या बताया आपका, जिसका डेल्टा एच ऑफ फॉर्मेशन, ये फॉर्मेशन का रिएक्शन हो गया, यहाँ पे ये भी लिखना चाहिए था ग्रेफाइट, और ये गैस, हाँ, जिसकी वैल्यू ज्यादा निगेटिव होगी उतना ज्यादा वो प्रोडक्ट, वो कंपाउंड स्टेबल। तो इसकी वैल्यू ज्यादा निगेटिव है, देखो निगेटिव में -530, और इसकी वैल्यू कितनी है निगेटिव में, -400, तो किसकी ज्यादा निगेटिव है, पहले वाले की। तो CO2 क्या होगी, CO के कंपैरिजन में मोर, ठीक है। फॉर्मेशन के दो स्टेप क्या थे, क्या क्या याद रखना है फॉर्मेशन में, एक तो एलिमेंट से बनाना है, दूसरा क्या बनाना है, 1 मोल बनाना है, डेफिनेशन में क्या है 1 मोल प्रिपेयर करना है, तीसरा कौन सी स्टेट होनी चाहिए, नेचुरली अकरिंग फ्री स्टेट। अब देखो, जैसे मान लो किसी रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सबका फॉर्मेशन की एंथैल्पी दी हुई हो, रिएक्टेंट की भी दी हो और प्रोडक्ट की भी, ठीक है, तो आप उस रिएक्शन की एंथैल्पी कैसे निकाल सकते हो, मतलब आपको रिएक्शन लिखते हैं, मान लो रिएक्शन है आपका ये, हाँ, बता रहे मतलब बता रहे, ये रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, अब इसके लिए आपको निकालना है डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, क्या निकालना है, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, ठीक, किसी टेम्परेचर और प्रेशर पे ये रिएक्शन दिया हुआ, उसी टेम्परेचर और प्रेशर पे आपको डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इसका कैलकुलेट करना है, बैलेंस तो है ना, किसको, ये मैंने अपने उसके लिए लिखा, अभी मैं लिखती हूँ उसको,
ठीक, अब सही है, 2O2 सही है कि 3O2? हाँ सही। इसके लिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपको निकालना, और आपको दिया क्या क्या है, आपको दिया हुआ है CH4 के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, HF बोलते हैं किसको, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इसकी वैल्यू दी हुई है, मान लो ये दिया हुआ -100 किलो जूल पर, ऑक्सीजन के लिए भी दिया हुआ है HF, ऑक्सीजन के लिए देंगे नहीं, क्यों नहीं देंगे, मान लो ये जो रिएक्शन हो रहा है ये हो रहा है एट 1 atm प्रेशर और 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशन हो गई ना, इस पे हो रहा है ये रिएक्शन स्टैंडर्ड, और ये सारी जो वैल्यू दी हुई है ये भी स्टैंडर्ड दी हुई है, HF दिया हुआ है क्या, स्टैंडर्ड, निकालना भी आपको स्टैंडर्ड। ठीक, CH4 के लिए दिया हुआ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन -100 किलो जूल पर मोल, हाँ स्टैंडर्ड। O2 के लिए HF चाहिए क्योंकि इस फॉर्मूला में हमको सबका हीट ऑफ फॉर्मेशन चाहिए, तो O2 के लिए अगर स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन हम देखेंगे तो अभी अभी हमने क्या बताया कि O2 क्या है, नेचुरल अकरिंग है, और नेचुरल अकरिंग के लिए एंथैल्पी क्या लेते हैं हम लोग, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0। जो भी चीज है नेचुरली अकरिंग है उसके लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अभी हमने क्या लिया था, O2 गैस का क्या था 0, एसिड का क्या था 0, P4 वाइट का क्या था 0, तो O2 का क्वेश्चन में दिया नहीं, O2 का हमको क्या रखना है, खुद से रखना है कि O2 का क्या होगा 0। ठीक, CO2 के लिए वैल्यू दी हुई है, CO2 के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है, मान लो -200 किलो जूल पर, ठीक है, और वाटर के लिए भी दिया हुआ है, वाटर के लिए भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड दिया हुआ है, मान लो -50 किलो जूल पर, और आपको क्या निकालना है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो इसमें करना क्या है कि आपको प्रोडक्ट की टोटल फॉर्मेशन निकाल लो और रिएक्टेंट की टोटल फॉर्मेशन निकाल लो, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस, फॉर्मूला क्या है, ये जो डेल्टा लिखा हुआ है ये फॉर्मूला बता देते हैं, एक बार बोतल खाली हो गई, के 2 सवाल तो कर ही लो। क्वेश्चन समझ में आया, क्या करना है कि आपको रिएक्शन की एंथैल्पी चेंज निकालनी है, हीट ऑफ फॉर्मेशन स्टैंडर्ड दिए हुए सबके, रिएक्टेंट के भी और प्रोडक्ट के भी, तो फॉर्मूला क्या लगाना पड़ेगा आपको, डेल्टा H रिएक्शन अगर निकालना, ये क्वेश्चन नहीं करवा रहे, पिछले वाले का ही से समझदार हो गए, अपना नोट्स खुद ही बनवा ले रहे हैं अच्छा सा, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? आप बेवकूफ नहीं बनेंगे मतलब क्या है, पहले कुछ गड़बड़ थी क्या? अंशुल, तुम बातों बातों में ऐसी बातें क्यों करते हो कि मैम को गुस्सा आ जाता है, देखो पता नहीं क्या, ये सब तुम्हारे चक्कर में हुआ है।
चक्कर में होगा ऐसा। ठीक है, नहीं ये तो हुआ मान में। चलो, तो फॉर्मूला याद रखो, डेल्टा एच निकालना है रिएक्शन का स्टैंडर्ड। तो क्या करें, सिग्मा समझते हैं ना, सिग्मा का मतलब सबको ऐड करना है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी किसकी, प्रोडक्ट की, और स्टैंडर्ड एंथैल्पी किसकी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसकी, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। जितने प्रोडक्ट हैं सबकी फॉर्मेशन की एंथैल्पी जोड़ लो, और जितने रिएक्टेंट है सबकी जोड़ लो, और प्रोडक्ट माइनस क्या कर दो, ठीक। तो आप बोलोगे ये तो सिंपल फॉर्मूला, ये तो हम लगा ही लेंगे, ये तो प्लस माइनस ही करना है ना। पर ध्यान क्या रखना है कि जो इसमें कोफिशिएंट है ना उनका भी मल्टीप्लाई होगा। कोई चीज अगर 2 मोल बन रही है तो 2 का भी मल्टीप्लाई होगा। तो करते हैं क्वेश्चन को, ये वाले क्वेश्चन को पहले कर लेते हैं, यही करना था ना। तो देखो प्रोडक्ट कौन से हैं, CO2 है और H2 है। CO2 का तो 1 ही मोल दिख रहा है बैलेंस में, और इसका कितना दिख रहा है 2। इसका मतलब जो CO2 की फॉर्मेशन लोगे उसमें 1 का मल्टीप्लाई होगा, और H2O की फॉर्मेशन में कितने का मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का। क्लियर है बात, वैल्यू लिखी हुई है आपके पास। तो क्या करना है अपने को, यहाँ पे HF किसका, CO2 का, और HF नॉट किसका, वाटर का, और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई, 2 मोल्स है ना। और फिर उसके बाद किसका लेना, रिएक्टेंट में कौन कौन से हैं, मीथेन था ना, मीथेन कितने मोल है, एक ही है। तो HF ऑफ मीथेन प्लस HF ऑफ O2 और 2 का मल्टीप्लाई, ठीक है। अब बोल दो CO2 की वैल्यू कितनी दी थी मैंने, और ये कितना दिया था, 100 हो जाएगा। फिर ये माइनस आ गया, CH4 का कितना दिया, -100, और O2 का 0 होता है स्टैंडर्ड। तो कितना आ गया ये, -200 और -100 -300, और माइनस में क्लियर है बात, पक्का कर लेंगे। चलो एक सवाल करके बता दो फिर। अरे ये आगे ही शायद लिखा हुआ, यही सेम होगा तो नहीं करवाएंगे, सेम नहीं है, अलग है। हाँ ये लिखा हुआ अजीब सा है, क्योंकि मैंने अजीब सा टाइप कर दिया, कैपिटल वैपिटल कुछ लगाया नहीं। मैं इसको लिख देती हूँ। रिएक्शन है आपका NH4NO3 सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है N2O गैस में 2H2O, ठीक है। आपको निकालना क्या क्या है, डेल्टा U निकालना है और डेल्टा H निकालना है। रिएक्शन का क्या क्या निकालना है, थोड़ा सा डायनामिक्स भी आ गया, थोड़ा सा थर्मो केमिस्ट्री भी आ गया, ठीक, दोनों निकालना। इनकी वैल्यू दे देते हैं, दे दिए जाए। चलो NH4NO3 का हीट ऑफ फॉर्मेशन क्वेश्चन में देगा भैया, इतना थोड़ा, इतना दिमाग है।
नहीं, ये गिवन हो, इसीलिए मैंने बोला ना, इसके बस फॉर्मूला याद रखोगे तो सीधा सीधा प्लस माइनस ही है। एलजेब्रा बोला था ना वर्ड। N2O के लिए क्या दिया हुआ है? वाटर के लिए भी दिया हुआ है। चलो अब निकाल लो फटाफट, अब तो निकाल लोगे। दिया, ट्राई करिए सब लोग, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ। मुंह बंद रखना, जिसका आ जाए मैं पूछूंगी तो बताना। निकाल, गुड। डेल्टा यू निकालो। लास्ट क्लास में डेल्टा यू निकालना सिखाया था रिएक्शन का, उसका फॉर्मूला लगाओ। इसमें देखो इसकी नोट्स को, किसके बोलो तो ऐसे जैसे दूसरे को पूछने लगते हैं। किसके? निकल गया बेटा आपका फॉर्मेशन, निकल गया। पहले फॉर्मेशन निकालो, फॉर्मेशन तो आज ही सिखाया, फिर डेल्टा यू निकालना, पहले तो फॉर्मेशन निकालो। प्रांजलि निकाल लो। तुम लोग बैग इतना ऐसे जकड़ के क्यों बैठते हो? रखो उसको घर बगल में, बटन नीचे रखो। सब बैग ऐसे लेके बैठे, इसको ही लेके भाग रहा हो। कौन ले जा रहा है? या ठंड लग रही है? क्या? माहौल खराब नहीं करो, डोंट क्रिएट पोल्यूशन। तुम सवाल कर लो, उसके नोट्स में देखो, सवाल करो। ये वाला तो करो, ये सॉल्व कर लिया, पहले फॉर्मेशन तो निकालो। क्या करना है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ही तो करना है, करो। इसमें तो कुछ वो भी नहीं है, तोड़ना फोड़ना भी नहीं। लिया ऑनलाइन, वेरोनिका एंड पलक। मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है पता नहीं है। बोल, तुम लोग बोल दिया करो, मुझे ऐसा लगता है बोल कुछ आवाज नहीं जा रही थी। वर्क डन कौन निकालने को बोला? डेल्टा यू निकालना है, और कोई फॉर्मूला थोड़ी, रिएक्शन के लिए कुछ अलग से थोड़ी बताया था, वो तो याद रखते नहीं है। रिएक्शन के लिए कुछ अलग, चिल्ला चिल्ला के मैं 3 क्लास से रिएक्शन के लिए अलग फॉर्मूला बता रही हूँ, तो बस लगाओ। बताया ना, Q प्लस डब्ल्यू थर्मोडाइनमिक प्रोसेस के लिए लगाएंगे हैं, क्योंकि क्योंकि 3 क्लास से चिल्ला रहे हैं, रिएक्शन के लिए क्या लगेगा? ये 720 आ गया, 30 सॉल्व करें। अरे इसको सॉल्व करें। डेल्टा एच रिएक्शन निकालना है, बोर्ड पे देखिए। एच एफ किसका लें? N2O का। और एच एफ किसका ले लो? वाटर का। वाटर में 2 का मल्टीप्लाई कर देना, ये गड़बड़ मत करना। और NH4NO3 का क्या लेंगे? उतना ही। जिसके मोल्स डबल हो रहे हैं रिएक्शन में, उससे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, किया है ना सबने। N2O का कितना दिया वैल्यू? 100। और H2O का कितना दिया हुआ है? प्लस में 300, तो ये आ गया 700। और माइनस कितना कर दें? माइनस करेंगे -30 तो प्लस हो जाएगा, तो कितना आ गया? 7। ये सबका आ गया 730। यस और नो? गुड। अब डेल्टा यू भी निकाल दो, आ गया तो बहुत अच्छी बात है। एक चीज तो निकली। टेम्परेचर स्टैंडर्ड मान लो 298, 290।
निकालो जल्दी। तुम लोगों को क्या बताया है रिएक्शन के लिए? डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस डेल्टा एन जी आर टी। कितनी बार बता चुके रिएक्शन के लिए? डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस डेल्टा एन जी आर टी, यही तो था भाई। उसके लिए, हाँ, उसके लिए हम लोग क्या लगाते थे? आर की वैल्यू लिख लो ना। किलो जूल किस में दिया? ये किस में दिया? किलो जूल में ना, तो जूल वाले लगा लो। किलो जूल को जूल में कन्वर्ट कर लेना बस। आर की वैल्यू जूल वाली 8.314, ये जूल वाली है, ठीक है। और डेल्टा एन जी क्या आ जाएगा? गैसियस प्रोडक्ट। हाँ, क्या प्लस माइनस की गड़बड़ हो गई? कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा बोलो इज इक्वल टू, तो आपको ये निकालना है तो माइनस कर दो, लगा लो। तो डेल्टा एन जी निकालो, अब तो निकालो। इक्वेशन तुम्हारे पास है ना? गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट। देखो कुछ गैसियस है, ये सॉलिड है, ये गैसियस है, और ये क्या है? लिक्विड। तो ये वन आएगा, रिएक्टेंट तो है ही नहीं। डेल्टा एन जी क्या आ गया? अब डेल्टा एच की वैल्यू क्या आई थी अपनी? प्लस में आई थी, ये वन आ गया। आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 298 ले लो स्टैंडर्ड। और ये जो 730 है ना, क्योंकि ये जूल वाली लगा रहे हो तो यहाँ पे इसको जूल में कन्वर्ट करो। ये किलो जूल था ना, तो 1000 से मल्टीप्लाई। किलो जूल था ना, तो जूल में लेना। दोनों चीजें जूल में होनी चाहिए, दोनों सिस्टम। ऐसा नहीं एक किलो जूल में लगा रहे हैं एक जूल में। ये वैल्यू हमारी किलो जूल में थी, तो इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? 1000 से मल्टीप्लाई जूल में। अब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, कर लेंगे। जूल में आएगा 800 आ रहा। 800 कहाँ से आएगा? बहुत ज्यादा आएगा। इसको अगर 8 भी मान लो, इसको 300 मान लो, तो 2400 तो ये हो गया अप्रॉक्स। और ये कितना हो गया? 730 और फिर 3 जीरो और, तो 800 कहाँ आएगा? बहुत ज्यादा आएगा। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे। एक और कर लो, फिर आज के वो कर लेते हैं। सब वापस आ जाए, कायदे से करना है। कायदे से करने का मतलब नहीं समझते? अरे निकाल लेना, उसको भी नहीं पता सर, तो ऐसे ही दे देते हैं आंसर, हमको मालूम नहीं है, तरीका यही है। लिखो भैया, कंबशन कंबशन कंबशन, लिख लो। लिखो रिएक्शन H2O2 लिक्विड, H2O2 liquid gives H2O liquid
ये है क्वेश्चन। H2O2 लिक्विड गिव्स H2O लिक्विड प्लस हाफ O2 गैसियस, ये रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए एंथैल्पी दिया हुआ है -23 किलो कैलोरी। अभी मैंने पूरा क्वेश्चन पढ़ा नहीं तो मुझे किलो कैलोरी पर मोल। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर दिया हुआ है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर ये दिया हुआ है आपका -68.3 किलो कैलोरी पर मोल। आपको निकालना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O2, ये निकालना है। स्टैंडर्ड नहीं दिया है तो भी आपको जो भी कंडीशन में कुछ टेम्परेचर प्रेशर नहीं लिखा है ना, इसका मतलब टेम्परेचर प्रेशर क्या है, सेम है, स्टैंडर्ड मान लो, कोई दिक्कत नहीं, सेम वही यूज होगा, वही वही वही। स्टैंडर्ड नहीं है इसका मतलब सब में वही टेम्परेचर प्रेशर है ना। HF दिया हुआ है सबका, वाटर का दिया हुआ है, H2O2 का निकालना है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन दी। हाँ हाँ, प्लस माइनस ये कर दो। अभी आपने क्या निकाला था, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाला था, दोनों का फॉर्मेशन दिया था, ये इससे ही तो निकाला था, सबका फॉर्मेशन दिया था। यहाँ पे क्या है, एक का फॉर्मेशन दिया, एक का निकालना है। और O2 का तो जीरो ही लेंगे, आपको पता O2 क्या है, गैसियस स्टेट में। फटाफट करके बता दो। जो करके बताएगा इसका मतलब उसको बात समझ में आ गई, जो नहीं होता है -44 पॉइंट ऑप्शन तो है, आंसर है या नहीं। एक 3 ऑप्शन और भी है ना, सबका यही आ रहा है। अंशुल दिखाओ कॉपी कहाँ सॉल्व किया। दिखाओ, कहाँ लिखा है रिएक्शन, इधर दिखाओ, इधर दिखाओ। ये किस में से किसको माइनस करके ये 44 लाए हो, यहाँ पे वैल्यू ही नहीं लिखी हुई है। किसको, खुद को या हमको, किसको माइनस कर रहे हैं यहाँ से। आया आंसर ऑनलाइन, ऑनलाइन ऑफलाइन आ गया, नहीं आया तो मैं बताऊं, जल्दी से बोलो। हाँ -44.8। डेल्टा H ऑफ रिएक्शन कैसे आता, H ऑफ H2O प्लस H ऑफ O2 और हाफ का मल्टीप्लाई माइनस क्या करना था, H ऑफ H2O2, यही तो करना था। ये कितना दिया था आपका, -23.5। H2O का कितना दिया था, निकालना था। O2 का क्या लेंगे, 0। H2O2 का कहाँ है, H2O2 का निकालना है, H2O का दिया, H2O2 H2O का दिया। सो रहे हो,
सो जाओ। 68.3 वाटर का दिया था ना, निकालना किसका था? H2O2, तो H2O2 का निकाल लेंगे। यही तो बचा, ये उधर चला, ये इधर ले आते हैं। HF H2O2 इज इक्वल टू -68.3 प्लस 23 पॉइंट, वैल्यू आ रही है माइनस में, क्या आ रहा है? अब कर लेंगे, फॉर्मेशन के क्वेश्चन कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में कंबशन सिखाएंगे। आज की आनंद की जय हो।